ऐसी है कि उनके लिए पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है। और हमको बहुत सारे स्थानों के कॉलेज के शिक्षक ऐसे मिले हैं कि जिनसे तनख्वाह तो के नाम पर 40,000 के लिए पेमेंट किया जाता है, परंतु उनसे खाली चेक ले लिए जाते हैं, चेक लेके पैसा वापस निकाल लिया जाता है। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र करके इससे अवगत कराया है। हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इन कॉलेज के ऐसे शिक्षकों की स्थिति के बारे में भी कोई नीतिगत निर्णय लें, ताकि जो पैसा सरकार उनको दे रही है वो पैसा उनके पास पूरा पहुँच पाए। यहाँ किसानों की जो स्थिति है वो भी बहुत चिंताजनक है। पिछले 6 माह से काम बंद होने की वजह से जो नहरें हैं वो नहरों की मरम्मत का काम चल रहा है, और परिणाम ये है कि जो पानी है वो पानी जो पेड़ का इलाका है, नहरों का पीछे का इलाका है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सिंचाई की समस्या हो गई है। अभी ये बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे नदियाँ हैं और वहाँ की स्थिति हो गई है कि नहरें भी हैं, नदी भी हैं, पर पानी को लेके लोगों को ट्यूबवेल लगाना पड़ता है। तो हम ये भी सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार ऐसी चीज़ों को लाए और सबसे पहले ये जो नहरों की मरम्मत का काम है इसका को शुरू करें, ताकि किसानों के लिए एक प्रकार से अनावश्यक बोझ का सामना न करना। तो ये भी यहाँ के कुछ सवालों थे, जिन सवालों को लेकर के हमको आपके माध्यम से चर्चा करना है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार के अपराध बढ़े हैं, हमने एक आपके उत्तर प्रदेश के पुराने DGP श्री विक्रम सिंह का बयान नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मैं इस का DGP रहा। तो अगर अपराध की स्थिति इतनी भयंकर हो जाए, इतनी अनियंत्रित हो जाए, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका रास्ता क्या हो। ये क्या वजह है कि जो अपराधी लोग हैं उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, और वो मनमाने अपराध कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इस वजह को भी हमको सरकार को सोचना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आखिर ये अपराध बढ़ते हो जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सख्ती का मतलब केवल हत्या हिंसा नहीं, कि अपराध केवल हत्या हिंसा से नहीं होता है। अपराधों को रोकने के लिए एक मानस बनाना पड़ेगा, और इसको लोगों को रोजगार के साथ भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अपराध तो ऐसे भी हो रहे हैं जो रोजगार के चलते हो रहे हैं। तो सरकार से हमारी ये भी अपील है कि इस प्रदेश को जंगल राज न बनाएं, इस प्रदेश को अपराधों का प्रदेश न बनाएं। इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश की जो गरिमा रही है उस गरिमा के साथ जोड़ के रखें, वो अपराधों को नियंत्रण करने के लिए प्रभावी उपाय वो दायित्व निर्धारित करें, अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करें। अपराधियों जो घोषित अपराधी हैं या जो आतंक अपराधी हैं उनके बारे में कार्रवाई करें, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं और समाज को सुरक्षा दें। एक और बात आपके माध्यम से कहना थी कि कल जब हम यहाँ पर आए थे तो हमको कई टैक्सी वाले, कुछ ट्रक वाले संगठनों में लेके आए थे। उनकी बड़ी समस्या ये है कि 5 माह से उनका काम बंद पड़ा है, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। लेकिन 5 माह में उनका कोई धंधा नहीं हुआ है, पर सरकार करेगी हमको टैक्स, और टैक्स कैसे दें जब आपकी टैक्सी चली नहीं है, आप ट्रक चला नहीं है, बस चली नहीं है, तो कैसे दें? अनेक राज्यों ने इस बारे में फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 5 माह का टैक्स उन्होंने माफ किया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी माफ किया है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि टैक्सी वालों के, बस वालों के, ट्रक वालों के, जिन लोगों के भी काम बंद रहे हैं तो उनसे वो टैक्स लेने का कोशिश करती है, क्योंकि जब काम ही नहीं हुआ तो टैक्स से बात का वो माफ करना चाहिए। और एक आखिरी बात जो अपनी उसमें भी कहना चाहता हूँ ये कि भारत सरकार ने इस कोरोना काल का इस्तेमाल बहुत हद तक डिजिटल के लिए किया है। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, इन सार्वजनिक क्षेत्रों को डिजिटल करने में सरकार तैयारी कर रही है। अभी इंडियन एयरलाइंस, उसके लिए सरकार प्राइवेट हाथ में दे रही है, उसके लिए विज्ञापन निकाल दिया है। रेलवे के बहुत सारे हिस्सा है जिसके लिए डिजिटल कर दिया गया है, और अभी तैयारी की तैयारी है। अभी कहा है कि वो नई 150 गाड़ियाँ चलाएंगे, जो गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ चलाएंगे। मेरा कहना है कि निजी क्षेत्र में कोई योग्य या काबिल होता है ये कहना बहुत सही नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र में कमियां हो सकती हैं, तो उन कमियों के लिए तो शासन जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार जो काम करता है। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए शासन को अपने व्यवस्था को विकसित करना चाहिए। यानी अगर गर्दन में तकलीफ है तो गर्दन कटाना इसका इलाज होता है। और आज सरकार जो है ये गर्दन कटाने के इलाज पे आई है और डिजिटल की तैयारी कर रही है। अब हिंदुस्तान का रेलवे एक इतना बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 1974 में रेल की हड़ताल हुई थी, हम लोग उस हड़ताल में गिरफ्तार हुए थे। 22 लाख लोग उस समय रेलवे कर्मचारी काम करते थे।
आज 74 से लेकर 10 साल के बाद मोटा मोटी तो 46 साल के बाद स्थिति ये है कि केवल 13 लाख बचे, और उनमें भी स्थिति ये है कि अधिकांश लोगों को निकालने की तैयारी है। अभी जो सरकार नए से लाई है और जो नया कानून भारत सरकार लाई है कि जो लोगों ने 50 साल की उम्र पार कर ली है वो और जो लोग 30 साल की नौकरी कर चुके हैं वो अगर अयोग्य पाए जाएंगे तो वो निकाल देगा। अब एक तो बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है तो अयोग्य को 30 साल क्यों रखना चाहिए? 29 साल अयोग्य क्यों रखेंगे? और अयोग्यता का संबंध उम्र से क्या है? और अगर 50 साल के बाद इंसान अयोग्य हो जाता है तो मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री की उम्र क्या है, परंतु फिर मेरे ख्याल से वो भी योग्यता की कसौटी में नहीं आ पाएंगे। हमारे ख्याल से मुख्यमंत्री भी शायद उससे आ पाएंगे। तो योग्यता की कसौटी उम्र को मत देखिए, आप काम को देखिए, उनका एक सोशल ऑडिट कराया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर अधिकारी ही मात्र फैसला करेंगे तो एक नए प्रकार की ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप आएगी, नौकरशाही की नई प्रकार की तानाशाही आएगी, जिसमें अफसर ही सर्वे सर्वा हो जाएगा और हर काले पीले करने के लिए उनकी वाले को बाध्य करेगा। तो इसका एक सोशल ऑडिट होना चाहिए कि जनता की रखी राय क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों और अधिकारियों के व्यवहार के बारे में क्या राय है। तो इसके आधार पर कोई सत्ता होना चाहिए। अध्यक्ष जी एक सेकंड बात एक और बात कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। और आखिरी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि इस उत्तर प्रदेश में एक दो बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ पिछले दिनों सरकार ने यानी यूपी की सरकार ने एक फैसला किया और जो श्रमिक लोग गाँव से शहरों में काम करने के लिए आए हैं उन श्रमिकों के लिए श्रमिक बस्तियाँ बनाई गई। आप जाइए कानपुर में तो काफ़ी बस्तियाँ में श्रमिक बस्ती यहाँ पे मंदिरों में बनाई गई, लखनऊ में बस्ती, कहीं और भी बस्ती। अब वो जो श्रमिक बस्तियाँ हैं वहाँ के कारखाने बंद हो गए, कानपुर के कारखाने बंद हो गए, कुछ कारखाने लखनऊ में बंद हो गए। इसी प्रकार से कई प्राइवेट कारखानों को सरकार ने हजारों एकड़ जमीन दी थी, मोदी नगर में जमीन दी थी और कारखानों में जमीन दी थी, वो कारखाने बंद हो गए। अब वो जब कारखाने बंद हो गए हैं तो वो जमीन जो है जो किसानों से ली गई थी, या तो सरकार किसानों को वापस करे। अगर सरकार किसानों को वापस नहीं करती है कि जिस उद्देश्य को ली गई थी जब वही उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, तो मैं सरकार से यूपी से मांग करना चाहता हूँ कि सारे उत्तर प्रदेश में लगभग 37-38 लाख ऐसे मजदूर श्रमिक लोग हैं जिनके कारखाने या तो बंद हो चुके हैं या जिनका काम धंधा बंद हो चुका है, पर जो वहाँ पर रह रहे हैं तो उस जमीन की मालिकियत उनको दिया जाना चाहिए, उनका स्वामित्व को देना चाहिए, यानी श्रमिक को जमीन का मालिक बनाया जाए। ये भी मैं आपके मदद से कहना चाहता हूँ। तो ये बातें तो मुझे अपनी मदद से कहना चाहिए। अब आप जैसा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने जातिवाद और धर्मवाद का आरोप लगाया है योगी जी पर, तो आपका की पार्टी का उस पर क्या व्यू है? देखिए, योगी जी की सरकार धर्म के नाम पर तो आई नहीं, चुनाव के बाद हो जाएगी। तो ये आरोप अगर है तो कोई नया नहीं है और इस आरोप के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। परंतु मैं इतना भी कहता हूँ कि भारतीय संविधान के मुताबिक एक सरकार को ऐसा होना चाहिए, मुखिया को ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति सबका विश्वास हो, वो जो सबके साथ समान न्याय करे। हम लोग का एक पुरानी कहावत है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में एक। परंतु ये बात सही है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में या मुख्यमंत्री के बारे में बहुत सारे समाज के ऐसे हिस्से हैं जिनके मन में एक मौलिक अविश्वास पैदा हो गया है कि ये जाति के आधार पर काम कर रहे हैं। तो जाति के आधार पर काम करना, जाति के आधार पर चर्चा करना, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है और इससे सरकार को बचना चाहिए। संजय सिंह जी को मैं इस बात को लेकर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साहस के साथ अपनी बात कही और उनके कहने को मैं कोई गलत नहीं मानता हूँ, उससे गलत नहीं मानता हूँ कि ये कि जनता के व्यक्ति के लिए जनता की जो राय है, जनता के जो पक्ष है, उसको लोगों के सामने लाना चाहिए। अगर लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं तो लोगों के सामने लाना चाहिए। अब ये बात सही है कि आज क्या समाज के बहुत सारे हिस्से हैं जो योगी जी में अपना प्रतिरूप देखते हैं। हमारे यहाँ अनेक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं, अनेक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि जिनमें समाज का हर तबका अपने आप को देखता है। वो दलित तबका हो, वो सीकर तबका हो, वो वैश्य हो, वो ब्राह्मण हो, वो ठाकुर हो, तबका। पर आज की स्थिति ये है कि आज एक मौलिक अविश्वास मुख्यमंत्री के प्रति लोगों के मन में है कि ये हमसे न्याय नहीं करेंगे। हम लोग उसे सुनते हैं, रेल में यात्रा में आते हैं, सुनते हैं कि साहब योगी जी हमसे न्याय नहीं करेंगे, हम तो इस जाति के। तो अगर ये भावना लोगों की बन जाए तो भी ये अपने आप में असफलता है। योगी जी तो कहते हैं कि राम राज्य वाले हैं और अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब राम राज्य की शुरुआत होने वाली है। तो राम राज्य क्या था? राम राज्य में तो एक व्यक्ति भी अगर आलोचना करता था तो उसको भी राम ने गंभीरता से लेकर के अपनी पत्नी को निकाला दिया। और रावण राज्य क्या था? रावण राज्य वो था जिसमें उनके परिवार की पत्नी ने, भाई ने समझाने का प्रयास किया तो भी वो नहीं माने।
तो अगर योगी जी रामराज्य बनाना चाहते हैं तो उनको जनता की संवेदनापूर्ण आलोचनाओं के लिए सुनना चाहिए, राजनीतिक लोगों की आलोचना सुनना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। अच्छा होता कि योगी जी संजय सिंह जी को निमंत्रित करते हैं कि आप हमारे बारे में क्या शिकायत वो बताइए, हम उसको सवाल करने को तैयार हैं, तो चर्चा करते हैं। पर इसके बजाय उन्होंने भयभीत करने का प्रयास किया। मैं एक बात यूँ कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के ऊपर हमला करने का प्रयास सरकार करेगी, अगर ये सरकार हिंसा से, कानून से, FIR से मुकदमे दबाने का प्रयास करेगी, तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी होगी। हम संजय सिंह के खिलाफ खड़े होंगे। हम आम आदमी पार्टी के नहीं है। आम आदमी पार्टी का भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी के व्यक्ति हो, अगर सरकार हिंसा से दबाने का प्रयास करती है तो जवान की आजादी के साथ हम खड़े हुए उसके साथ लड़ेंगे, मरेंगे, जो भी होगा करेंगे, और कोई डरने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से कि देश प्रदेश की 22-24 करोड़ जनता को आप डरा के नहीं रख सकते हैं, न डरा के आप राज चला पाएंगे। राजकाज चलाना है तो आपको निष्पक्षता से, संवैधानिक मर्यादाओं से, जनता की समस्या के साथ चलाना चाहिए। परंतु ये दुर्भाग्य है देश में कि योगी कई बार व्यक्तिगत तौर पर तो ठीक ठाक होता है, पर समाज के प्रति निष्ठ होता है। ये हमारे यहाँ योगियों की परंपरा नहीं है। खुद के प्रति तो रहते थे, साल भर रहते, पर समाज के प्रति निष्ठ रहते थे। तो हमारे जो योगी राज हैं ये भी समाज के प्रति निष्ठ है। तो समाज के प्रति निष्ठ होकर मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। अगर आपको निष्ठ रहकर योगी रहना है तो आप जंगल में जाइए, मंदिर में जाइए, फिर पूजा करते हैं। और अगर आपको मुख्यमंत्री पद पर रहना है तो फिर आपको समाज के प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा। प्रेस की, पत्रकारों की, जनता की समस्या को सुनना पड़ेगा। आखिर जो बातें लोग उठा रहे हैं ये बातें अपने मन से नहीं कह रहे, कहीं ना कहीं ये लोगों की भावनाएं हैं, तो इनको उनको सुनना पड़ेगा। और उनको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा तो समय नजदीक है। दारा रहा न जम न सिकंदर समास्ता तकते जमी पे सैकड़ों आए चले गए। योगी जी योगी भी गए हैं, भोगी भी गए हैं, आप भी स्थायी नहीं हो।